हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन वो होते हैं जो जब हमने हॉस्पिटलाइजेशन किया है, अगर उसके 2 डेज़ के बाद जो इन्फेक्शन डेवलप हो पेशेंट को, तो उसको हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन में रखते हैं। 4 टाइप के हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉटी। सेकंड नंबर पे हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं CRBSI, लेकिन इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो होता है हमारे पास, इसको हम शॉर्ट में क्लेप्सी बोलते हैं, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्लेप्सी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एक इन्फेक्शन, ये होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसको हम VAP कहते हैं शॉर्ट में। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो अगर जनरल आइडिया की बात करें तो जो सबसे पहले कॉटी की बात करते हैं यहाँ पर, नंबर 1 कॉटी क्या होता है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इसमें कौन से एजेंट होते हैं। तो कॉटी जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। पहली बात तो मोस्ट कॉमन क्या है आपका HAI है, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड या हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें मोस्ट कॉमन है आपका 40% केसेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इसके नोजोकोमियल इन्फेक्शन के 40% केसेस इसी की वजह से, कॉटी की वजह से होते हैं। अब कॉटी की माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, यानी बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो कॉटी की माइक्रोबायोलॉजी के लिए बात करें, मतलब कौन कौन से एजेंट हैं जो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो होता है आपका वो होता है कि ई कोलाई कर सकता है इसको, ये प्रीडोमिनेंट एजेंट होता है। प्रीडोमिनेंट कौन होता है आपका, ई कोलाई होता है। ई कोलाई आपका एस्चेरिचिया कोलाई कर सकता है। और इसके बाद अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हमारे पास कुछ ग्राम नेगेटिव एजेंट होते हैं जो कर सकते हैं इसको। तो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं एक्चुअली, जो रॉड शेप्ड बेसिलाई हैं। इनमें होता है हमारे पास क्लेबिसेला, निमोनिया, और ग्राम पॉजिटिव एजेंट होते हैं कुछ, उनमें ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। तो कोकाई में होता है हमारे पास एंटेरोकोकस, यहाँ पर क्लेबिसेला निमोनिया हुआ, एसिनेटोबैक्टर भी देखने को मिलता है। सॉरी, निमोनिया नहीं, स्यूडोमोनास। निमोनिया तो एक कंडीशन है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का नाम है, और यहाँ पर एसिनेटोबैक्टर। इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस यानी कि स्टेप कैसे डेवलप होता है, तो कुछ फैक्टर जो हैं इसमें हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन हुआ है तो डिवाइड रिलेटेड हो गया, कुछ लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन हुआ है अगर, तो ये फेवर करेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 30 डेज जो हैं तुम्हारे हो चुके हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन कहेंगे। साथ में लेटेक्स कैथेटर हैं, अगर क्वालिटी की बात करें तो जो लेटेक्स होता है कैथेटर उसमें ज़्यादा होते हैं सिलिकॉन से, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि जो फीमेल होते हैं जिनमें यूरेथ्रा जो है छोटा होता है, यूरेथ्रा की लेंथ कम होती है, तो फीमेल में
और एज वाइज अगर बात करें तो ओल्ड एज में जो है केस ज़्यादा होते हैं दूसरों के मुकाबले। और इसके अलावा कुछ डिसीजेस होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ, और पुअर सैनिटेशन की वजह से भी हो सकता है, पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से। तो ये रिस्क फैक्टर कुछ हो गए। इसके अलावा और हैं, जैसे केयर गिवर रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकती है, मतलब जो केयर टेकर है वहाँ पर, जो नर्सिंग स्टाफ है या जो आपके केयर टेकिंग है, वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको इंसर्शन में या फिर जो आपके एसेप्टिक टेक्निक जो हम ड्यूरिंग द इंसर्शन यूज करते हैं, उसमें अगर कोई ब्रीच हो गया है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ड्यूरिंग इंसर्शन हो सकता है, या फिर ब्रीच के टाइम पे हो सकता है, या मेंटेनेंस के टाइम पे। तो ड्यूरिंग इंसर्शन हो सकता है या मेंटेनेंस के टाइम पे हो सकता है। अब अगर इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से अंदर जा सकते हैं कैथेटर के थ्रू, दो तरीके से। तो कैथेटर के थ्रू दो तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं। हमारे पास एक स्प्रेड होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी कि ल्यूमिन के बाहर, और एक होता है इंट्रा ल्यूमिनल। ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो सकते हैं आपके। नॉर्मली क्या होता है, जब कैथेटर प्रेजेंट नहीं होता तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में वो फ्लश आउट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैथेटर है, इंसर्शन है कैथेटर का, तो पॉसिबिलिटी इसकी कम हो जाती है। अगर बात करें तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो है 2/3 केसेस होते हैं, और इंट्रा ल्यूमिनल के 1/3 केसेस हमें टोटल में से देखने को मिलेंगे। और जो सोर्सेस होते हैं, सोर्सेस की बात करें तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल में पेशेंट का एंडोजीनस फ्लोरा हो सकता है। एक तो एंडोजीनस सोर्स हो गया। एंडोजीनस सोर्स के अलावा हो सकता है कि जो हेल्थ केयर पर्सनल है या वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी वजह से हो सकता है, जो हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर एसेप्सिस मेंटेन नहीं किए इंसर्शन के टाइम पे या मेंटेनेंस के टाइम पे, तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल माइग्रेशन बैक्टीरिया का। तो एसेप्सिस अगर मेंटेन नहीं की, नॉट मेंटेन्ड, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जब यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो नॉर्मली जो फ्लोरा होता है उसका एक्सक्रीशन होता रहता है, वो नहीं हो पाता इस केस में। तो उसमें भी क्या हो सकता है, तुम्हारा माइग्रेशन ईजिली हो जाता है फ्लोरा का, और वहाँ पे कोलोनाइजेशन हो पाता है। अगर इंट्राल्यूमिनल स्प्रेड की बात की जाए तो अगर जो आपका यूरिन है वो क्या हो जाए, यूरिन कंटेमिनेटेड यूरिन है, उसका क्या हो जाए, रिफ्लक्स हो जाए, वापस से आपका जो ड्रेनेज बैग है उसकी वजह से वापस चला जाए, तो यूरिन रिफ्लक्स हो जाए। अगर बैग रिफ्लक्स हो जाए, मतलब जो ड्रेनेज बैग है उसमें अगर वो ओपन टाइप है, खुला हुआ है, तो वहाँ पर इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। वो अगर वापस चला गया आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो फिर आपका क्या हो सकता है, इंट्राल्यूमिनल हो सकता है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी कब है कि वापस वो चला गया अगर यूरिन, तो वहाँ पे इजीली इन्फेक्शन पहुँच जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। अब ये कैथेटर में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है कैथेटर की वजह से, तो कैथेटर जो होता है वो क्या करता है, हमारे जो यूरेथ्रा है उसमें ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोसल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो जो सीक्रेशन हो रहे थे, म्यूसिन सीक्रेशन, जो इन सब से बचा रहे थे हमें, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। साथ ही में अगर कंप्लीट ड्रेनेज नहीं हो रहा, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है कि कंप्लीट ड्रेनेज नहीं हो पाता, क्योंकि जो कैथेटर है वो जो है अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गया है, या मैनिपुलेट हो गया है, या फिर जो प्रेशर डिफरेंस आ जाता है कभी कभी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस वजह से भी नहीं हो पाता। तो उस केस में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से। अब कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें ये डिफरेंस करना है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या नहीं। तो देखो लैब डायग्नोसिस में हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कि सैंपल कैसे लेना है। देखो सैंपल लेना है तो हमें बैग से सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि यूरिन एक खुद कल्चर मीडियम है, उसमें अगर बैक्टीरिया आता है तो वो कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा, बाहर से आया अंदर से आया कहीं से भी आया ग्रो कर जाएगा। तो हमें जो सैंपल लेना है वो लेना है कैथेटर पोर्ट से। कैथेटर में जो पोर्ट प्रेजेंट होता है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो निडल के थ्रू हम कैथेटर जो लाइन है जो कैथेटर पोर्ट
अगर प्रेजेंट नहीं है तो कैथेटर ट्यूब में से निडल और सिरिंज के थ्रू ले सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैथेटर की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हमें ये डायग्नोस करना है कि ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड है या नहीं। तो कैथेटर की हिस्ट्री क्या है, अगर 48 हावर्स में हमने कैथेटराइड किया है, यानी कि रिसेंट कैथेटराइजेशन हुआ है विद इन 48 हावर्स, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ पर एसेप्सिस मेंटेन नहीं कर पाए हम और इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट हमें 1 साइन या सिम्टम देखना चाहिए यूटीआई का, जैसे फीवर, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन, यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी और डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब मैक्चुरेशन के टाइम पे पेन होना चाहिए। तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, यूटीआई है, तो फिर इसमें एक क्लिनिकल फीचर भी देखने को मिलना चाहिए कम से कम, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये इन्फेक्शन हुआ है। तो इसमें कुछ सुप्राप्यूबिक जो आपका ब्लैडर के ऊपर टेंडरनेस अगर देखने को मिल रही है, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस देखने को मिल रही है, या फिर हमें देखने को मिल रहा है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल पेन, या फिर डिसयूरिया देखने को मिल रहा है, तो ऐसे सिम्टम हमें अगर मिल रहे हैं तो उसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं क्लॉटी की। तीसरा, यूरिन कल्चर में हम अगर देखें सिम्टोमेटिक पेशेंट में मोर देन 10³ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml आनी चाहिए, मतलब जो कॉलोनीज होती हैं, और 10⁵ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml एसिम्टोमेटिक पेशेंट में हमें देखने को मिलने चाहिए, तभी हम जो है बोलेंगे कि क्लॉटी हो सकता है। ट्रीटमेंट में कैथेटर रिमूवल करेंगे और इसमें क्या देंगे, एंटी माइक्रोबियल दे सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होंगी।